नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। मैं आज पुनः आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। हम 11वीं के अर्थशास्त्र के पहले अध्याय में हैं, जो अध्याय है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो बच्चों, आज हम शायद अंतिम पड़ाव पर हैं। आज हम इस अध्याय को अंतिम भाग समाप्त कर लेंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों। हमने आखिरी जो भाग खत्म किया था, समाप्त किया था, हमारी जो बातें समाप्त हुई थी, वो बातें समाप्त हुई थी कि अंग्रेज़ों ने हमारे कृषि, उद्योग और व्यापार के क्षेत्रों को कैसे प्रभावित किया, उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा। अब इसी प्रभाव में हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे हमारी जो अगली कड़ी है वो है जनसांख्यिकी स्थिति। तो बच्चों देखिए क्या है जनसांख्यिकी स्थिति। देखिए, अब सबसे पहले जानना है हम सभी को जनसांख्यिकी स्थिति है क्या। ये शब्द में फिर से निहित है, क्या समाहित है कि किसी भी देश की जो व्यक्तियों की संख्या है वही क्या है, जनसंख्या, और उसकी स्थिति को जानना ही होता है जनसांख्यिकी स्थिति। आखिर क्यों जानना है? क्योंकि जनसंख्या की स्थिति ही बताती है कि हमारा देश कितना विकसित है और कितना विकसित नहीं है। तो बच्चों, हम इसमें जानेंगे कि हमारे देश के जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता दर, गरीबी दर, जीवन प्रत्याशा, खराब स्वास्थ्य की सुविधाएं, उच्च मृत्यु दर, यानी इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग चर्चा करते हैं। हमें जानना बहुत 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 आवश्यक है कि हमारे देश की उस समय क्या थी स्थिति जनसंख्या की। तो बच्चों, ये जानकर आपको बहुत बहुत आश्चर्य होगा कि उस समय हमारी जो जनसंख्या की स्थिति थी वो उतनी ही उच्च दर में थी। क्या जन्म जो दर था उतना ही उच्च दर था और जो मृत्यु दर था वो भी उतना ही था। तो इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ना है। इन सभी को पढ़ने के पहले बच्चों ये जानना अति आवश्यक है कि हमारे देश में हमारे देश में जनगणना का प्रारंभ कब किया गया। तो बच्चों, आप लोगों को इस बिंदु को बहुत अच्छे से आप हो सके तो नोट डाउन करें, क्योंकि ये आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ना सोचें कि सिर्फ 11वीं की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको किसी भी कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा में आप जाते हैं तो ये उतना ही महत्व रखता है। तो आप सभी बच्चों को जानना अति आवश्यक है कि हमारे देश में जो जनगणना की गई थी वो सबसे पहले 1881 में की गई थी। और उसके बाद आपको जानना है कि प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है। कितने वर्षों के अंतराल में बच्चों? 10 वर्षों के अंतराल में। अब आपको जानना है कि उस समय यानी कि 1881 में जो की गई थी जनगणना, और इस पे एक बहुत ही अलग भाग आया, बहुत ही जिसे कहा जाता है महान विभाजन। क्यों? और ये वर्ष क्या था? ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये वर्ष था 1921। 1921 के समय को महान विभाजन कहा जाता है। क्यों? आप जानिए, 1881 के पहले जो हमारे देश की जो जनगणना, जो जनसंख्या थी वो स्थिर थी, ना बहुत बढ़ रही थी ना बहुत घट रही थी, चलती ही जा रही थी। लेकिन 1921 के बाद एक अलग चीज़ हुई, महाविस्फोट जिसको कहते हैं, इसीलिए नाम है महान विभाजन। उसके बाद हमारे देश की जनसंख्या बिल्कुल बढ़ती ही चली गई। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि 1921 में महान विभाजन हुआ, जो हमारे देश की जनसंख्या को क्या करती गई, बढ़ाती गई। जैसा कि बच्चे आप सभी जानते हैं, आज हमारा देश जो है जनगणना में किस स्थान पे पहुंच गया है? पहले चीन आगे था और हम बिल्कुल उसी कगार पे खड़े हैं कि हम भी आगे हो जाएंगे। क्यों? जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो इसी बात को हमें जानना है कि स्वतंत्रता के समय हमारे देश की जनसंख्या की क्या परिस्थिति थी। तो बच्चे आप देखिए, इसमें आप सभी को समझ आएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय की जो हमारी साक्षरता दर थी वो बहुत ही कम थी। समग्र साक्षरता दर बस 16% थी, जैसे महिलाओं की जो दर थी साक्षरता की 7%। तो इस बिंदु से हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की जो जनसंख्या थी उसमें शिक्षा की बहुत बड़ी कमी थी।
और जिसका ही परिणाम था कि ब्रिटिश हम पे शासन कर रहे थे। यदि हमारे अंदर शिक्षा की कमी नहीं होती, हमारी पूरी जनता जागरूक और शिक्षित होती, तो हमें अंग्रेजों के गुलाम बनने का वो जो समय था नहीं देखना पड़ता। तो ये, और महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय थी। दूसरा है हमारे देश की जो अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी। यानी कि जो बच्चे मृत्यु की जो दर थी, यानी जितनी ज़्यादा जनसंख्या हो रही थी, जन्म ले रहे थे, उतने ही ज़्यादा लोग मृत्यु की ओर भी जा रहे थे। और शिशु मृत्यु दर जो थी वो प्रति 1000 पर 218 थी। और जीवन प्रत्याशा, देखिए बच्चों, चौथी जो हमारी बिंदु है वो है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा होता क्या है बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जीवन प्रत्याशा यानी कि हमारी जो जीने की आयु होती है, कोई भी मनुष्य कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है, ये होती है जीवन प्रत्याशा। तो उस समय हमारे भारत की जो जीवन प्रत्याशा थी बस 44 वर्ष की ही थी, इससे ज़्यादा लोग नहीं जी पाते थे। और जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी पे था। तो बच्चों, इन बिंदुओं से हमें ये तात्पर्य मिलता है कि हमारे देश की जो जनगणना, जो जनसांख्यिकी परिस्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। उच्च मृत्यु दर थी, शिशु जन्म जो दर था वो भी ऊंचा था। दूसरा, जीवन प्रत्याशा नहीं थी। तो क्यों नहीं थी? तो इसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि वहाँ पर हमारे जो देश की जो उस समय की स्थिति थी, यहाँ अच्छी कोई तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। जो भी सुविधाएं थी वो अंग्रेज अपने लिए कर रहे थे, हमारे देश की जनता के लिए नहीं कर रहे थे। बच्चों, हम एक और डायग्राम देखेंगे जिसमें हम जानेंगे 2020 की क्या परिस्थिति है। देखिए बच्चों, भारत की 50% से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष की कम आयु की है। और 2020 में ये औसत आयु 29 वर्ष की हो जाएगी, जबकि चीन की ये औसत आयु 37 वर्ष और जापान की 48 है। और जो जन्म दर है वो 18.2 प्रति 1000, ये 2020 का आंकड़ा है। 7.3 मृत्यु दर प्रति 1000 2020 का है। और प्रजनन दर 2.35, ये 2020 का आंकड़ा है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम उस समय कहाँ थे और आज कहाँ हैं। तो जनसंख्या से हमें पता क्या चलता है? जनसंख्या हमारे जो उस समय की वर्तमान परिस्थितियों को बताती है कि जो मनुष्य जो होता है, मनुष्य क्या करता है, अपने जीवन शैली से ही पता चलता है कि वो विकसित है या नहीं है। तो उसका पूरा आकलन इसके आधार पर होता है। इसलिए ये किया जाता है, किसी भी देश की यदि मृत्यु दर कम है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा अधिक है, यानी कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रचुर मात्रा में है, लोगों को सारी सुविधाएं पूरी की जा रही है। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। हम अब देखते हैं कि अंग्रेजों ने हमारी व्यावसायिक संरचना पर क्या असर डाला। व्यावसायिक संरचना, जैसे बच्चे आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय की संरचना को अर्थव्यवस्था में 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, जो हम पूर्णतः कृषि पर निर्भर हैं, यानी कृषि हो गए, आपका मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, जो हम पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होते हैं। और दूसरा होता है हमारा औद्योगिक क्षेत्र, यानी उन्हीं प्राकृतिक साधनों से हम जो नए सामान को बनाते हैं वो हमारा आता है औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरा होता है हमारा सेवा का क्षेत्र। तो बच्चों, अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने क्या कि 75% से भी जनता आज़ादी के समय तक कृषि पर निर्भर थी, और विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र में इनका योगदान बस 10 और 15 से 20% था। और हमारे देश में जो था, राज्य में कृषि के क्षेत्र में विनिर्माण और तृतीयक क्षेत्र में बदलाव को देखा गया। और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल असंतुलित हो चुकी थी। इसका प्रमुख कारण यही था, लोग कृषि पर निर्भर जरूर थे, परंतु जीडीपी हम पे उनका योगदान उतना अधिक नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि कृषि जो भी की जा रही थी वो सिर्फ अंग्रेजों को भरने के लिए ही की जा रही थी, अपने लिए कुछ नहीं की जा रही थी। और जो जिसके कारण क्या हुआ, और उद्योग धंधे इतने आगे नहीं हुए थे, हस्तशिल्प खत्म ही हो रहा था, और कुछ नए उद्योग अपने बिल्कुल शेषावस्था पे थे, वो बस प्रारंभ ही कर रहे थे, तो उन्हें विकास करने का मौका नहीं मिला। इसलिए ये क्या हुआ? असंतुलित अर्थव्यवस्था।
व्यावसायिक संरचना पे इन्होंने इस तरह से प्रभाव डाला। तो क्यों व्यावसायिक संरचना जो होगी, यदि हमारा जो ऑक्यूपेशन ही तो हमें बताता है कि हम कितना धन का अर्जन कर रहे हैं और हमारे लाइफ स्टाइल क्या हो रही है। अब जो आगे के बिंदु है बच्चों, वो है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना ये जानना अति आवश्यक है। आधारभूत संरचना को जानने के लिए आपको ये जानना आवश्यक इसलिए है, किसी भी समाज में दो तरह के आधारभूत संरचना होते हैं। एक सामाजिक संरचना होता है और दूसरा आर्थिक संरचना होता है। अब आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि आर्थिक संरचना क्यों बोल रही हूँ और सामाजिक संरचना क्यों बोल रही हूँ। तो बेटा, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वहाँ आप कभी कहीं जाते हैं, आपको एक एग्जाम्पल से समझना है। आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं और वहाँ बहुत अच्छा देख रहे हैं, बिल्डिंग्स खड़े हैं, सड़क बहुत अच्छे से बने हैं, हर एक चीज़ की सुविधाएं दिख रही हैं आपको, तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है? वाह, बहुत अच्छा जगह है। लेकिन आप किसी एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां पर पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आपकी ज़रूरत की चीज़ें भी आपको नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब वहाँ क्या है? आधारभूत संरचना की कमी है। तो हमें इसी चीज़ को जानना है कि अंग्रेजों ने भारत की आधारभूत संरचना पर क्या प्रभाव डाला। इसी प्रभाव को जानने के लिए हम अपने डायग्राम को देखते हैं। बच्चे देखिए, आधारभूत संरचना में सड़क, रेलवे, वायु एवं जल परिवहन और संचार की बातें करेंगे। जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो हमारे देश की जो परिस्थिति थी, हमारे देश में इतना तकनीकी ज्ञान नहीं था, जो मार्ग था यानी कि लोगों के आने जाने का, परिवहन का जो साधन था, वो नहीं के बराबर था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने सड़कों पर काम किया, लेकिन इस सड़क पे भी काम करने पे सिर्फ और सिर्फ उनका ही अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। उन्होंने क्या किया? अपने सेना को संगठित करने और कच्चे माल को एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए सड़कों का निर्माण किया। और सभी मौसम के अनुकूल सड़कों की भारी कमी थी। इसका तात्पर्य ये है कि उन्होंने सड़क तो बनाया परंतु पक्की सड़कों का निर्माण नहीं किया। इससे क्या हुआ कि वो जो काम कर, जब बारिश होती थी तो वो सड़कें खत्म हो जाते थे, यानी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि उन लोगों ने सड़कों पर कार्य किया। फिर मैं पुनः वही बात दोहराऊंगी कि उन्होंने अपने हित के लिए काम किया, हमारे जनता के लिए काम नहीं किया कि हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर परिवहन के साधन को अपनाएं और हम अपनी सुविधाओं के लिए कार्य किए। उन्होंने सिर्फ अपनी सेना को एक जगह से दूसरे जगह, अपने सामान को, कच्चे माल को उठाकर ब्रिटेन ले जाने के लिए सुविधा को किया। तो इस तरह उन्होंने सड़क मार्ग पे काम किया। और अगला जो काम किया वो कार्य किया रेलवे पे। ये अंग्रेजों की अभूतपूर्व देन है, ये आपको मानना पड़ेगा। अंग्रेजों ने हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो रेलवे का निर्माण किया, ये हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बदल कर रख दिया। अब आप सभी कहेंगे कि आप तब से बता रही हैं कि अंग्रेजों ने गलत काम किया। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं, एक होते हैं सकारात्मक और एक होते हैं नकारात्मक। तो रेलवे जो था वो सकारात्मक पहलू था, और सकारात्मक पहलू में ये था कि रेलवे को उन्होंने 1850 में भारत को इससे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। यानी कि भारत में कब आया? 1850 में। और रेलवे को लाने का मुख्य कारण उनका यही था कि वो यहाँ से कच्चे माल बहुत कम पैसे के खर्च में ले जाए और वहाँ से बने बने सामान को बहुत कम खर्च पे लाकर यहाँ रखें। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न में आएगा कि भारत में रेलवे कब आया? तो 1850 में। लेकिन भारत में पहली रेल कब चली? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बोल रही हूँ बच्चों आपसे। तो आपको जब प्रश्न आए कि भारत में रेलवे कब आया, तो अब आप 1850 बताएंगे। लेकिन जब कहेंगे कि भारत में पहली रेल कब चली, तो 1853 में चली, मुंबई से थाने। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बना आपके लिए। तो रेलवे ने क्या किया? हमारे देश की आधारभूत संरचना को बिल्कुल से बदला, और हमारा देश इसमें, भले वो अंग्रेज अपने हित में लाए थे, लेकिन हमारे देश में परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। और आज आप भी जानते हैं रेलवे हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसने क्या किया? भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ा। बच्चों, ये जो बिंदु है, भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ा, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा जो देश है, आप सभी जानते हैं, विविधताओं से भरा पड़ा है।
हर क्षेत्र अलग अलग, आप थोड़े ही से जगह जाते हैं तो उसकी सांस्कृतिक बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। तो इन सभी चीज़ों को कनेक्ट किया, जोड़ा है, किसने जोड़ा है? रेलवे ने जोड़ा है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा हुई थी, अंग्रेजों की ये देन थी। आगे हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति का व्यवसायीकरण बढ़ा। व्यवसायीकरण मतलब अभी बताया था, कमर्शलाइजेशन करना है हमें। तो हमारी जो संस्कृति थी वो बदली। कैसे बदली? क्योंकि हम अब अंग्रेजों के कनेक्शन में आ गए थे। हमारा जो पहनाव जो था, हम जो भी खान पान था, वो उसमें बदलाव आ रहा था। तो इसमें भी रेलवे ने एक महत्वपूर्ण, क्यों? क्योंकि हम जुड़ रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जुड़ रहे थे। तो अगली जो बिंदु है हमारी, वो है वायु एवं जल परिवहन। आप लोगों ने बेटा, अभी मैंने बताया कि जल परिवहन में स्वेज नहर ने बहुत बड़ा काम किया था। कब हुआ था? 1869 में। अब हमने हमारे देश में जल मार्ग का भी विकास बहुत अधिक हुआ। और वायु मार्ग में, इसमें एक महत्वपूर्ण आपको जानना है कि हमारे देश में वायुयान की भी शुरुआत अंग्रेजों के ही समय हुई। यानी हमारे देश की जो आधारभूत संरचना है वो बदल रही थी। और आगे संचार का साधन क्या होता है? संचार का साधन, हम एक ही जगह बैठकर पूरी दुनिया से जब जुड़ जाते हैं तो उसे कहते हैं संचार का साधन, कम्युनिकेशन। हम कैसे कम्युनिकेट होते हैं? आप सभी बच्चे, इसको बहुत बड़ा उदाहरण है, आप सभी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कहीं से और से पढ़ा रही हूँ, आप किसी भी कोने से बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये किसका है? संचार का साधन। ये उदाहरण किस चीज़ की है? संचार के साधन की है। तो उस समय भी हमारे देश में इतनी जो तकनीकी ज्ञान नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के ही कारण हमारे देश में संचार का साधन आया। डाक आए, तार आए और बहुत सारी चीज़ें हुई जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हुई। तो किसी भी देश के विकास के लिए आधारभूत संरचना का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आधारभूत संरचना, जो हमारे भारत में उस समय क्या था, उस समय की परिस्थिति के अनुसार बहुत कुछ बदलाव धीरे धीरे आ रहा था। और शायद यही संचार था और यही सब कुछ था जिसके कारण हमारे देश में आज़ादी आई। इस बात को भी ना भूलें, यही शिक्षा थी। क्यों? संचार में हमारा न्यूज़पेपर आता है, समाचार पत्रों से सब एक दूसरे से जुड़ते थे, जानते थे कि हमारा देश आज़ादी के लिए कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण ही लोग क्या हो रहे थे, एक दूसरे के समक्ष जुड़ रहे थे। तो ये आधारभूत संरचना, आज जो हम अपने देश में इतने बड़े आधारभूत संरचना को देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसकी नींव अंग्रेजों ने डाली। आगे अब हम देखते हैं बच्चों, अभी मैंने कहा कि अंग्रेजों के शासन का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है। तो अब आगे हम बात करते हैं अंग्रेजों का सकारात्मक योगदान। तो अब इसमें जो पहली बिंदु है बच्चों, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। अंग्रेजों ने ही हमें बताया कि हमारी जो कैपेसिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि हमें इसका अंदाजा ही नहीं था। हम क्या कर रहे थे? सिर्फ अपने लिए अनाज उगा रहे थे, अपने ही भरण पोषण पे लग रहे थे। लेकिन उससे क्या हुआ, लोगों को पता चला कि हम और भी उन्नत कृषि कर सकते हैं, हम अपने खाद्यान्न को और बढ़ा सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण योगदान था। यानी हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सेल्फ रिलायंस हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी औरों की, हम इतना कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया हमारे अंदर, वो किसकी देन थी? अंग्रेजों की देन थी, और ये बहुत बड़ी देन थी। अगली जो बिंदु है बेटा, परिवहन में बेहतर साधन, जिसकी अभी तुरंत मैंने चर्चा की कि हमें परिवहन में क्या मिला? सड़क मिली, रेलवे मिली, वायु मिला और जल, सब कुछ, सारी चीज़ों से हम क्या हुए, एक जगह से दूसरे जगह जाना जो पहले बहुत ही कठिन होता था। आप फिल्मों में देखते होंगे, राजा महाराजा क्या चल रहे हैं, घोड़े पे चल रहे हैं, हाथी पे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो घोड़ा गाड़ी चल रहा है, रथ चल रहा है, और सेना भी जा रही है तो पैदल जा रही है। तो इन सभी चीज़ों में जो धीरे धीरे बदलाव आया, वो किसका असर था, वो किसका प्रभाव था? वो प्रभाव था अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने एक सकारात्मक कार्य किया परिवहन के क्षेत्र में। और बच्चों, इसमें आपको बिल्कुल याद रखना है, नहीं भूलना है कि रेलवे उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे मौद्रिक अर्थव्यवस्था में बदलाव आई। मौद्रिक अर्थव्यवस्था में बदलाव आई यानी हम पहले मनी जानते ही नहीं थे,
ये बात जाने। पैसा कमाना क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, ये सारे चीज़ों से आधुनिक युग से जो हम जुड़े हैं वो किसके कारण जुड़े हैं? अंग्रेजों के कारण जुड़े हैं। तो मौद्रिक जो प्रणाली होती है, बैंकिंग सिस्टम आता है, ये क्या था? हमें यदि पैसे चाहिए थे तो हम जमींदार लोग के पास जाते थे, उनसे उधार लेते थे और उसके बदले ना जाने कितने पैसे उन्हें दे जाते थे। हमें सिस्टम का पता ही नहीं था कि करना क्या है। और इस सिस्टम से हमें किसने जोड़ा? बैंकिंग सिस्टम भले अंग्रेजों ने अपने लिए लाया, अपने हित के लिए काम किया, लेकिन वो हित किसके लिए हुआ? आगे जाकर हमारे लिए हुआ। तो ये था मौद्रिक अर्थशास्त्र के बारे में हमें पहचान हुई। अब अगला जो बिंदु है परिवारों की जांच, यानी इसका अर्थ ये है बच्चों कि जनसंख्या के अंदर हम ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होती है, जनसंख्या क्या है, जनगणना क्या है, जबकि किसी देश की जनगणना ही बताती है कि वो कितना विकसित है। तो इस चीज की भी जानकारी, सकारात्मक किसका इफेक्ट रहा, प्रभाव रहा, अंग्रेजों का रहा। और जो अंतिम प्रभाव रहा वो रहा प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कैसे है? हम पहले राजा महाराजा की जिंदगी जी रहे थे, यानी पूरे जिंदगी को अच्छे से कौन जी रहे थे? सिर्फ राजा महाराजा, और उसकी जो नीचे जनता थी वो नहीं जानती थी क्या प्रशासनिक है, सब अच्छे से नहीं जानती थी। लेकिन जो आज जिस सिस्टम की बातें कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो चल रही है, प्रशासनिक सेवा जो चल रही है, वो किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। वहाँ से हमने शिक्षा ली कि हम कैसे कार्य करेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि अंग्रेजों ने सकारात्मक प्रभाव छोड़ा। कहाँ पर छोड़ा? हमारे देश में। हमारे आधारभूत संरचनाओं में सुधार हुए, हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार हुई, हमें खेती करने के नए तरीकों का पता चला, और हमारे जो कभी अकाल को भी झेलते थे, ऐसी भी परिस्थितियों से गुजरकर हम अपने आप में आत्मनिर्भर होना सीख गए। तो जो आखिरी कड़ी है हमारी, उधर चलते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, ये जानना बहुत, क्योंकि हमने पूरे अध्याय को अब पढ़ लिया, अब ये जानना अति आवश्यक है। तो हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। दूसरा, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था के कारण क्या हो गई थी? अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल खत्म होने के कगार में चली गई थी, और हमारी स्थिर अर्थव्यवस्था यानी बिल्कुल विच्छिन्न हो गई थी। हम जिस अर्थव्यवस्था में बहुत तरक्की कर सकते थे वो हम नहीं कर पाए थे। तो अंग्रेजों के सकारात्मक कार्य के कारण ही, कुछ सकारात्मक, पूरे नहीं, क्योंकि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को तो तोड़ मरोड़ के पूरे बुरे परिस्थिति में अंग्रेजों ने ही पहुंचाया, लेकिन शिक्षा और आधारभूत संरचनाओं का ज्ञान, ये सब हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि 1947 के बाद जो सरकारें आईं उन्हें बहुत सारे कार्य करने पड़े, जो हम आगे अध्याय में जानेंगे कि हमारा देश कैसे तरक्की किया। आज हम कैसे कहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें स्थान पर है, और कुछ सालों पे हम 3रे स्थान पे आ जाएंगे। तो अभी आप सभी अर्थशास्त्र के बच्चे हैं, तो आप लोगों को ये जानना अति आवश्यक है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, वो कैसे पहुंचती है ऊपर। तो इन सभी को जानने ही के लिए हमने इस अध्याय का अध्ययन किया है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हम कहाँ थे, और आगे हम पढ़ेंगे आगे के अध्यायों में कि हम कैसे आगे आगे बढ़ते गए। तो बच्चों, इस अध्याय की जो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें थीं, इनको मैं फिर एक बार आऊँगी, और उसमें आप सभी को सारे चीज़ों को एक साथ लेकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगी, क्योंकि आप सभी बच्चे 11वीं के हैं, और आपको पता है कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको 50% हैं जो सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों के साथ और जो भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं अगले भाग में आप सभी के साथ प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।